नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और चलिए देखते हैं हमारी खास पेशकश मोदी 3.0। जी हां, नरेंद्र मोदी ने रविवार को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। पीएम मोदी के शपथ लेने के बाद जो है देश भर में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। और बात की जाए तो देश के अलग अलग राज्यों में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना भी शुरू कर दिया है। आतिशबाजी कर, पटाखे फोड़कर, जो एक दूसरे को मिठाई खिलाकर कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद देश में दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिनको दूसरी बार लगातार तीसरी बार जीत हासिल हुई और वो तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को 27 सीटों पर जीत मिली थी। तो वहीं बात की जाए वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को 29 में से 28 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। एक सीट जो है छिंदवाड़ा के नकुलनाथ ले गए थे। तो वहीं बीजेपी ने इस बार एमपी में सभी यानी कि 29 की 29 सीटों पर जीत दर्ज की है। एमपी में एक अलग ही माहौल नजर आ रहा है। वहीं बात की जाए पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में शपथ लेने के बाद ही जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बात किया तो उत्तर प्रदेश में जीत का जश्न भी शुरू हो चुका है, देखने को मिल रहा है कार्यकर्ताओं में। और कई जगह पर लोगों ने जो है शपथ ग्रहण समारोह की लाइव स्ट्रीमिंग यानी कि लाइव प्रसारण भी देखा है। तो कई जगहों पर बात करें तो चौराहों पर जोरदार जश्न का माहौल भी नजर आया। कैसा है देश में मोदी का मैजिक, जनता में कैसा है, इसको लेकर उत्साह, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। और इस चर्चा पर करने के लिए हमारे साथ अलग अलग शहरों से हमारे साथ कुछ रिपोर्टर, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। और हमारे साथ इसी कड़ी में जो है राजधानी भोपाल से हमारी सहयोगी शबाना हमारे साथ जुड़ गई हैं। शबाना, बात किया है तो मोदी 3.0 में जो है मध्य प्रदेश के 5 नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। क्या कैसा जश्न का माहौल राजधानी भोपाल में नजर आ रहा है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने खासी प्राथमिकता दी है। शायद यही वजह है कि मध्य प्रदेश से 5 ऐसे नेता जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, उसमें से सबसे ज्यादा पावरफुल अगर नेता की मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो 6 बार सांसद, 6 बार विधायक और मध्य प्रदेश में 18 साल तक सत्ता की कमान संभालने वाले पूर्व मुख्यमंत्री को मौका दिया गया। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भरोसा जताया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक महिला प्रत्याशी पर भरोसा जताया गया। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में 2.5 करोड़ से अधिक महिला वोटरों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था और यही वजह रही कि महिला प्रत्याशी जो जीतकर सामने आई, सावित्री ठाकुर पर भरोसा जताया। इसके अलावा जो है अनुसूचित जाति मोर्चा से जो है दुर्गा दास उइके पर भरोसा यहां पर जताया गया, बैतूल से प्रत्याशी थे। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में सारे समीकरण साधने की कोशिश की और इसी का जश्न जो आप कल देखेंगे प्रदेश में बड़े स्तर पर मनाया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास पर जो है सूचना मिलते ही लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भी मंत्रिमंडल में जगह मिलने की वजह से मध्य प्रदेश के 5 नेताओं का जश्न पूरी तरीके से मना गया। और प्रदेश भर में जहां जहां से प्रत्याशी आते हैं जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नजारा देखने को मिला। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की जो है प्राथमिकता और महत्वपूर्ण चीजें अब जो है केंद्र में बढ़ जाएंगी, जिससे मध्य प्रदेश का विकास होगा। और ये केवल जश्न के रूप में ही अपन नहीं देख सकते, ये अपन हर तरीके से, हर एंगल से देखेंगे तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के हर वर्ग को जो है मंत्रिमंडल में शामिल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह दिखाया कि जो क्लीन स्वीप 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जीती और कांग्रेस पार्टी का खात्मा किया, यानी कि कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश करने की जो कोशिश की है उसका इनाम यहां पर भारतीय जनता पार्टी को मिला। आप देखेंगे सबसे पहले विधानसभा चुनाव में जीत के बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने पहले दौरे पे छिंदवाड़ा पहुंचे थे, वहां पे चुनावी प्रचार किए थे, जिसके लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पहुंचते रहे। कैलाश विजयवर्गीय ने पूरा मोर्चा संभाला और अब ऐसे में बड़ी जीत ये दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मध्य प्रदेश के लीडर है वो कितने महत्वपूर्ण और कितने वरिष्ठ है और उनको केंद्र में जगह देना ये केंद्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी थी, जो गिफ्ट के रूप में लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें दी गई है। अशबाना, बात किया जिस तरीके से 5 नेताओं को, 5 सांसदों को मध्य प्रदेश के जो है मोदी कैबिनेट में जगह दी गई है और सीएम शिवराज की बात की है तो शिवराज सिंह चौहान जो है 6वें नंबर पर
मंचासीन थे। तो क्या माना जाए, मध्य प्रदेश को एक बड़े मंत्रालय की सौगात मिलने जा रही है सीएम शिवराज के तौर पर, क्योंकि 6 बार के विधायक, 6 बार के सांसद, 18 साल तक लगातार मुख्यमंत्री का कार्यकाल, 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, कोई छोटा कद नहीं है। तो क्या माना जाए कि एक बड़े मंत्रालय की सौगात जो है मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को मिलती हुई जो कमान नजर आएगी? जी देखिए, लाजमी है, जाहिर सी बात है, 6 बार सांसद, 6 बार विधायक, 4 बार मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश की जनता के दिलों में बसते। आप देखेंगे किस तरीके से जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही थी। ऐसे में वो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद जो है केंद्रीय नेतृत्व बैठा था और मध्य प्रदेश के टॉप लीडरों में जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंचासीन थे। तो कहीं ना कहीं उनकी उपयोगिता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में, इसके अलावा देश में कितनी महत्वपूर्ण है ये दिखाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होशंगाबाद में एक सभा के दौरान कहा था कि शिवराज सिंह चौहान हमारे साथ संगठन में काम किया, मैं उन्हें दिल्ली ले जाना चाहता हूं। एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है और मध्य प्रदेश में 18 साल तक काम किया। अब केंद्र से जो है मध्य प्रदेश की सेवा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करते हुए नजर आएंगे। उन्होंने अनादि टीवी से खास बातचीत में भी कहा था और कल मीडिया बाइट्स में भी उन्होंने कहा कि मैं केंद्र से अब मध्य प्रदेश की सेवा करूंगा, लेकिन मध्य प्रदेश मेरे दिल में बसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक संदेश बड़ा देने की कोशिश की गई कि जिस शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में 18 साल तक भाजपा की सरकार रखी और बड़े बड़े पद पर रहे और उसके बाद लगातार जीतते हुआ है, तो उनको एक बड़ा पद दिया जाएगा और बड़ा ओहदा दिया जाएगा। और पार्टी में अब वो जितने वरिष्ठ नेता हैं, शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद उनका जो ओहदा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पार्टी में उनकी तरह वरिष्ठ नेता फिलहाल में उतना मजबूत कोई नहीं है जितने मजबूत शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। चलिए पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, जब देखते हैं कौन से जो मंत्री मंडल विभाग का बंटवारा होगा तब ये क्लियर होगा। शबाना, आप हमारे साथ लगातार बनी रहिएगा और सीधा रुख करेंगे हमारे साथ जो है कुलभूषण ठाकुर, राजधानी रायपुर से लगातार जुड़े हुए हमारे साथ। कुलभूषण, बात की जाए 8 बार के विधायक, बात किया लंबा अरसा रहा मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ में, ब्रजमोहन अग्रवाल को दरकिनार करके बिलासपुर से दूसरी बार संसद पहली बार संसद पहुंचे जो है तोखन साहू को मंत्रिमंडल में जगह दी गई। कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल, बात तो ये बात सही है कि जिस तरह से राजधानी रायपुर जब छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुए थे उस दौरान भी जिस तरह से मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, उससे बात तो साफ है कि इस बार जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो बहुत नए पलटफेर करने वाली थी। जिस तरह नए लोग चेहरों को उन्होंने मौका दिया था, जिस तरह नए मंत्रियों, जिस तरह नए विधायकों को उन्होंने मंत्री में, राज्य मंत्री में शामिल किया था, उसी तौर पर इस बार जो है वो 8 बार के विधायक और बड़े बड़े नाम जो इसमें चल रहे थे कि विजय बघेल को दे सकते हैं, कि ब्रजमोहन अग्रवाल थे, बहुत से ऐसे बड़े सांसद थे जो कई बार जीते हुए हैं, उनको साइड किया गया और नए चेहरा जो नया पहली बार चुन के जो लोकसभा सांसद बने तोखन साहू, तो उनको इस बार मौका दिया गया है कि आप केंद्र आइए और केंद्र से छत्तीसगढ़ के लिए मदद कीजिए। हालांकि इसको लेकर काफी यहाँ पे विवाद भी खड़ा हुआ है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो इस चीज से खुश है। उनके लिए यही है कि जो तीसरी बार 3.0 जो अब नरेंद्र मोदी की सरकार यहाँ बनने जा रही है, जनता उससे खुश है। हमने कल देखा कि किस तरह शहर के बीचों बीच जयस्तंभ चौक पे जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो वहां पे पहुंचे, आतिशबाजियां की, पटाखे वहां पे जलाए गए, नारेबाजी लगाए गए, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के वहां पे नारे लग रहे थे। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण कर रहे थे तो वहीं दूसरी ओर जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, आतिशबाजियां चल रही थी। जनता इस चीज से खुश है। हालांकि उनको उम्मीद थी कि कम से कम 2 कैबिनेट मंत्री जो हैं वहां पर होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक को ही वहां पर जगह मिली। ब्रजमोहन अग्रवाल को लेके थोड़ी सी दुख जरूर था, लेकिन जो भी फैसला आया है वो पार्टी का है और वो पार्टी के हित में लिया जाता है। तो जनता के हित में वो फैसला था, नए चेहरों को मौका मिला है। ब्रजमोहन अग्रवाल चूंकि वैसे भी 8 बार के विधायक भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, तो उनका जो दबदबा है वो छत्तीसगढ़ में कम नहीं होना है। छत्तीसगढ़ में उनको वैसे ही बरकरार रखना है। अब देखना यह होगा कि जो नए चेहरे को मौका दिया गया है इस बार वो कितना सफल होता है, क्या नए कार्य होते हैं छत्तीसगढ़ में, ये देखने की बात होगी। कुलभूषण, क्या माना जाए, समीकरण को क्या माना जाए, क्या छत्तीसगढ़ में साहू समाज की संख्या ज्यादा है इसलिए तोखन साहू को जगह दी गई है? या फिर बात की जाए कि ब्रजमोहन अग्रवाल जो है कि लंबे राजनीति के खिलाड़ी माने जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि केंद्र में जाति शायद जो केंद्र का कुछ समीकरण बिगाड़ दें, मोदी जी का समीकरण बिगाड़ दें। और एक समीकरण और जानना चाहूंगा, अब रायपुर दक्षिण का क्या हाल होगा? यहां पर एक अनार 100 बीमार की कहानी थी। जीत के पहले ही जो दावेदार तैयार हो गए थे, जो सियासत नजर सामने आ रही थी, अब उस सीट को लेकर क्या जद्दोजहद होगी, इस समीकरण पर भी हम आपसे जानना चाहेंगे कुलभूषण।
जी बिल्कुल। ओबीसी फैक्टर जो है वो छत्तीसगढ़ में एक दबदबा तो है, और कहीं ना कहीं ये बात जरूर है कि ओबीसी फैक्टर, क्योंकि साहू समाज का जो वर्चस्व है, जो काफी संख्या में यहाँ पे साहू समाज है, तो उसको देखते हुए एक चेहरा, नाम उनको जरूर वहां पे आगे लाया है, ये एक वजह बिल्कुल हो सकती है। वहीं मैं बात करूं अगर दक्षिण विधानसभा की, जिस तरह से आप बात कर रहे थे, दक्षिण विधानसभा अपने आप में ही एक चैलेंज रहा है, क्योंकि पिछले 40 सालों में सिर्फ वहां एक ही नाम बृजमोहन अग्रवाल का चल रहा था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई यहाँ से दावेदारी करेगा भी। पिछले 40 साल से सिर्फ एक ही कैंडिडेट थे जो वहां से हमेशा लड़ रहे थे और लगातार जीत भी रहे थे। अब चूंकि वो केंद्र में गए हैं, सांसद में आए हैं, तो अब जो सवाल ये उठता है कि दक्षिण से भाजपा का कैंडिडेट कौन होगा। कांग्रेस के पास अपने कैंडिडेट के लिए काफी लोग हैं, क्योंकि हर साल नए लोगों को वो लेके आते थे, तो कांग्रेस में काफी दावेदारी है। लेकिन भाजपा की ओर से दक्षिण विधानसभा को लेकर एक गहमागहमी जरूर है कि अभी आगे क्या होगा, किसे लाया जाएगा, कौन कैंडिडेट इस पे आएगा, क्योंकि काफी नए लोगों ने इस पे दावे किया है, लेकिन कोई भी इतना बड़ा चेहरा नहीं है जो बृजमोहन अग्रवाल के मुकाबले आकर खड़ा हो सके। चलिए, कुलभूषण आप हमारे साथ बने रहेगा इसी कड़ी में, जो सीधा लखनऊ का रुख करते, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी जो है विवेक शाही हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। विवेक, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें, यानी कि 80 सीटें आती हैं, और सबसे ज्यादा जो मंत्रिमंडल का बंटवारा है, जो मंत्री बनाए गए हैं, वो उत्तर प्रदेश है। 11 मंत्रियों को यहां पर जगह दी गई है मोदी कैबिनेट में। तो इसको कैसे देखते हैं? क्या ये 11 मंत्री जो बनाए गए हैं, सबसे ज्यादा मंत्री बनाए गए हैं, सीट भले ही कम आई हो यूपी से, लेकिन मंत्री ज्यादा हैं, तो क्या मिशन 2027 को लेकर मोदी ने अभी से कमर कस ली है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में नतीजे आए हैं, उसकी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल ले रही थी। 2014, 2019 और 2024 की अगर बात करें तो पिछले 2 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा जनाधार भारतीय जनता पार्टी को जनता ने दिया है। इस बार तो जनाधार कम हुआ, जिसकी वजह तमाम बताई जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से सीटें कम हुई, लेकिन 8% हिस्सेदारी जो है मंत्रिमंडल की बढ़ गए। 11 मंत्री जो है उत्तर प्रदेश से बनाए गए हैं। तो साथ ही साथ इस बार अगर बात करें तो पूर्वांचल से 3 मंत्री आ चुके हैं, पश्चिम से 4, और अवध की बात करें तो 2 मंत्रियों को कैबिनेट में जगह मिली है। राजनाथ सिंह जो लखनऊ लोकसभा सीट से मैदान में थे, उनको भी मंत्रालय में जगह मिली है, बड़ा मंत्रालय उनको कहीं दिखाई देता है। इसके अलावा अगर बात करें तो कमलेश पासवान जो लगातार 4थी बार लोकसभा चुनाव जीतते हैं, उन पूर्वांचल से आते हैं, गोरखपुर के बांसगांव सीट से वो चुनाव जीतते हैं। काफी नजदीकी मार्जिन से उन्होंने सदन प्रसाद जो इंडिया गठबंधन की थे, उनको हराया था। इसके अलावा महाराजगंज से पंकज चौधरी जो लगातार 6ठी बार जो है वो चुनाव मैदान में थे, कई बार से लगातार जीतते चलाए थे, उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। तो कहीं कहीं उत्तर प्रदेश के जो नतीजे हैं, उन नतीजे को भागते हुए, जाति समीकरण को साधते हुए उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल दिया गया है, और 60% जाति समीकरण जो है मंत्रिमंडल के माध्यम से साझा गया है। क्योंकि 27 का चुनाव, विधानसभा का चुनाव काफी दिलचस्प अब हो जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति जो पिछले लगभग 10 साल से स्टेबल थी, भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन इस बार जो आंकड़े आए हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और संगठन के लोगों को चौंकाने वाले आंकड़े हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी इस चीज के लिए सजग है। उत्तर प्रदेश में तमाम जाति समीकरण को, जो जाति समीकरण इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं गया, वो गठबंधन के साथ गया, उन पर फोकस रखा गया है। जिस तरीके से बात करें दलित चेहरों में, जो पासवान, कमलेश पासवान है, जो पासवान समाज से आते हैं, राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं, उनके पिता ओम प्रकाश पासवान गोरखपुर की मांडीराम विधायक थे, 3 बार विधायक, हमारे विधानसभा 3 का विधायक जो है वो चुन चुके थे। एक जनसभा के दौरान उनके बम पे हमला हो गया था, उनकी मां भी सांसद रह चुकी है, उनके भाई बांसगांव से विधायक हैं, तो काफी अच्छा रसूख है उनका। 4थी बार जीत के आए हैं, इस बार उनको जो है जीत का प्रसाद मिला है, मंत्रिमंडल, मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हुए। इसके अलावा पंकज चौधरी जो विवेक, आप हमारे साथ लगातार बने रहेगा, और भी कुछ साथी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, आपका दोबारा रुक करूंगा अगर समय रहता है तो। हमारे साथ जो है गुना से नूर अख्तर, हमारी जो सहयोगी जुड़ी हुई हैं। नूर, बात की जाए, गुना जो सीट है वो काफी दिलचस्प सीट मानी जाती है, हाई प्रोफाइल सीट रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया
इस सीट पर जीत दर्ज कर चुके हैं। और पिछला चुनाव की बात किया 2019 का, तो यहाँ पर वो चुनाव हारे थे और केपी यादव यहाँ से चुनाव जीते थे। तो क्या कुछ सियासत जो है गुना में नजर आ रही, क्या कुछ जश्न का माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि दोबारा से ताज पोशी हुई है ज्योतिरादित्य सिंधिया की जीत के तौर पर। इसके अलावा अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के संगठन में भी बदलाव हो सकते हैं, हालांकि वो बदलाव इतनी जल्दी देखने को नहीं मिलेंगे। जो शायद गुना से हमारे जो सहयोगी से संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा, और हमारे साथ फोन लाइन पर जो है सोनू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्यूरो हेड उत्तराखंड से हमारे। सोनू जी, ऐसे बात किया है जिस तरीके से मोदी सरकार का जो तीसरा जो है बोलेंगे विस्तार हो गया है, कई मंत्रियों को जगह दी गई है, इस विस्तार को आप कैसे देखते हैं? उत्तराखंड की सियासत में बात किया है तो 5 सीटों में से 5 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, उत्तराखंड बीजेपी ने जो उत्तराखंड के 5 संसदीय क्षेत्र हैं, 5 बीजेपी के जो प्रत्याशी रहे हैं, उन्होंने हैट्रिक लगाई है और अब वो संसद पहुंचे हैं। तो ऐसे में उत्तराखंड के जो कई ऐसे संसदीय क्षेत्रों के विजय प्रत्याशी रहे हैं जिनकी उम्मीद थी कि उनको मंत्रालय में जगह दी जाएगी, क्योंकि तीसरी बार जब प्रधानमंत्री ने शपथ ली है तो इसमें पौड़ी जो लोकसभा के जो सांसद हैं अनिल बलूनी, वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बेहद करीब भी माने जाते हैं, उनको स्थान नहीं दिया गया है। जबकि जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो हरिद्वार लोकसभा से सांसद बने गए हैं, तो इनको भी उम्मीद थी। और इस बार जो दोबारा से मंत्री का जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो अजय टम्टा को सौंपी गई है, और पार्टी हाईकमान ने कहीं न कहीं जातिगत संतुलन बनाने की कोशिश की है और क्षेत्रीय संतुलन बनाने की कोशिश की है। उत्तराखंड की सियासत के लिहाज से ये कोशिश की है कि आने वाले समय में जब उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होंगे तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ ये मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई है। और जो अजय टम्टा है बीजेपी के अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र के जो सांसद हैं, उनके तमाम समर्थकों में खुशी की माहौल है। और जो अब वो जब पार्टी के मुख्यालय में पहुंचेंगे तो यहाँ पर भी उनका जोर शोर से स्वागत किया जाएगा। इससे पहले भी उनको पिछले टर्म में 2014 में उनको कपड़ा राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई थी और बखूबी उन्होंने उसका निर्वहन किया था, क्योंकि लंबा सियासी अनुभव अजय टम्टा का है। और एबीपी जब कॉलेज की जो छात्र राजनीति है उससे इन्होंने अपने राजनीति के जीवन की शुरुआत की, तब से लेके जब शुरुआत की थी 96 में, तो तब जिला पंचायत के सदस्य के रूप में इन्होंने अपनी सियासी कदम आगे बढ़ाए थे। और आज 1 नहीं 2 नहीं बल्कि तीसरी बार सांसद चुने गए हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और यही वो संसदीय क्षेत्र है जब कुछ समय पहले चुनाव से पहले प्रधानमंत्री आदि कैलाश में पूजा आराधना करने के लिए आए थे, और खास तौर पर जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना कर और आदि कैलाश में पूजा अर्चना कर प्रधानमंत्री ने एक संदेश देने की कोशिश की थी देवभूमि उत्तराखंड से। और उस वक्त भी काफी खुशी का माहौल था और बार बार ये बात भी कही जा रही थी कि जो सीमांत क्षेत्रों से लगा हुआ संसदीय क्षेत्र है, इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री आए हैं तो कहीं ना कहीं इसका माइलेज बीजेपी को मिलेगा, और ठीक वैसा हुआ भी है। अब अजय टम्टा को मोदी ने मंत्री बनाया है तो निश्चित तौर पर जो जिम्मेदारी जो मंत्रालय इनको दिया जाएगा उसमें ये अपनी जिम्मेदारी का गंभीरता से निर्वहन करेंगे। और जो उत्तराखंड की सियासत है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो चुनाव होंगे उसका फायदा बीजेपी को इस सभी संतुलनों का मिलने वाला है। सोनू, पुष्कर सिंह धामी की सियासत की बात किया तो कैसे देखेंगे, क्योंकि 5 में से 5 सीटें जो है बीजेपी के खाते में गई हैं और मुख्यमंत्री जो है पुष्कर सिंह धामी है। और उत्तराखंड के लिहाज से एक चीज और कही जाती है, बात कही जाती है कि उत्तराखंड में कोई भी मुख्यमंत्री जो है कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता या रिपीट नहीं हो पाता है। तो क्या पुष्कर सिंह धामी की जो है आगे की जो आपने विधानसभा चुनाव का जिक्र किया उसमें क्या कुछ और रुझान नजर आते हैं, क्या इसका जो है प्लस पॉइंट मिलेगा पुष्कर सिंह धामी को? देखिए, बात बिल्कुल सही है। जब किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में जब किसी एक पार्टी विशेष की सरकार होती है और दोबारा फिर वो रिपीट होती है, तो कहीं ना कहीं कुछ एंटी इनकम्बेंसी के समीकरण भी प्रबल होते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में अब चूंकि इससे पहले भी उत्तराखंड में बीजेपी की ही सरकार थी, तब भी तमाम फैसले लिए गए और फिर से एक बार उत्तराखंड के जनमानस ने 2022 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उत्तराखंड में बीजेपी को अपना जनादेश दिया। और इस वक्त बतौर मुख्य सेवक के रूप में उत्तराखंड के युवा लोक सेवा मंत्री मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं और जनहित में कई बड़े फैसले भी लिए हैं। और जिस तरह से उनका सियासी अनुभव रहा है और जिस सूझबूझ के और सौम्य व्यवहार के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं और तमाम बड़े फैसले उन्होंने जनहित के लिए हैं, उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले समय में जब
उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होंगे और जिस तरह से पार्टी की रीति नीति के तहत पार्टी हाईकमान संगठन से लेकर सरकार तक के और सांसदों को जिम्मेदारी दिए जाने तक के एक संतुलित निर्णय ले रहा है, तो इसका फायदा आने वाले समय में न सिर्फ उत्तराखंड में बीजेपी को मिलेगा बल्कि बिल्कुल सोनू, कहीं न कहीं जो है ये जो लोकसभा की जीत का जो जश्न है वो विधानसभा में कितना कारगर साबित होगा देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सोनू तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और हमारे साथ जो है अलग अलग जो सहयोगी हमारे बने हुए हैं, राजधानी भोपाल का रुख करेंगे जहां से हमारे साथ हमारी सहयोगी शबाना लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। शबाना, बात किया तो इस मंत्रिमंडल में दो मध्य प्रदेश के ऐसे चेहरों को जगह दी गई है पहली बार, और ये दूसरी बार दोनों प्रत्याशी जीतकर संसद पहुंचे हैं। बात किया सावित्री ठाकुर की, धार से प्रत्याशी थी, जीती हैं, और बात दुर्गादास उइके जो कि बैतूल से सांसद हैं, इनको कैसे देखते हैं? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप दुर्गादास उइके की बात करें तो बैतूल से सांसद है, काफी लंबे समय से पार्टी में सक्रिय थे और अपनी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। काफी लंबा इनका अनुभव है राजनीति में, दूसरी बार जीतकर सामने आए। और सबसे बड़ी बात आप ये देखेंगे कि अपने समाज के लोगों को साथ में लेकर चलते, शायद यही वजह है कि इनको केंद्र में मौका मिला गया। काफी लंबी राजनीति कर रहे थे। सावित्री ठाकुर की अगर मैं बात करूं तो धार से जीतकर सामने आई और कहीं ना कहीं इनको मौका देने का सबसे बड़ी वजह रही मध्य प्रदेश में महिला वोटरों को साधने की, और जिस जाति से आती है वहां पर काफी ज्यादा प्रभाव हो इनका है, तो जाहिर सी बात है इनको मौका मिलना था। एक महिला को मध्य प्रदेश से मौका देना था। हालांकि कई नामों पर मंथन हो रहा था, लेकिन सावित्री ठाकुर का नाम आ गया। अगर दोनों प्रत्याशियों की बात करूं तो मध्य प्रदेश की राजनीति के लिहाज से अपने अपने क्षेत्र में काफी दबदबा रखते हैं, अपने अपने समाज के वोटरों को साधने में काफी दबदबा रखते हैं। शायद यही वजह है कि इनको मौका दिया गया और आगे की रणनीति को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है। चलिए शबाना बने रहिएगा हमारे साथ, और कुलभूषण का रुख करूंगा, रायपुर से हमारे साथ लगातार साथ दे रहे हैं, जुड़े हुए हैं। कुलभूषण, बात की आप जो सीट जो है खाली हो चुकी है, रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट खाली हो गई है, इसमें बात किया है तो जो मौजूदा सांसद थे ब्रजमोहन के पहले सुनील सोनी, वो दावा ठोक रहे हैं कि वो सांसद के बदले जो है उन्हें विधायक बनाया जाए। तो क्या कुछ सियासत दिख रहे हैं आप, क्या सुनील सोनी वहां पर टिकट पाने में कामयाब हो पाएंगे? जी बिल्कुल, उपचुनाव होने हैं अभी और उपचुनाव के लिए वहाँ पे कई भाजपा से दावेदार जो हैं वो आके खड़े हो गए हैं। और इसी मैं बता दूं कि जैसे कि मैंने कहा कि 40 साल तक अब तक किसी ने सोचा भी नहीं था कि उस सीट से कोई दावा भी करेगा, लेकिन अब जो है तो भाजपा से कई ऐसे नेता थे, जो युवा नेता थे, जिनको वो मौका नहीं मिल रहा था, अब वो सभी अपने अपने दावे वहां पे कर रहे हैं। सभी वो चाहते हैं कि दक्षिण से उनको सीट दिया जाए, क्योंकि अब ब्रजमोहन अग्रवाल जाने के बाद अब जो है वो 2 राज्य मंत्री कैबिनेट के मतलब जो कैबिनेट मंत्री के लिए जो है वो भी मंत्री बनाए जाने हैं, उनको भी लेकर यहाँ पे चर्चा किए जा रहे हैं। तो 2 मंत्री पद जिनको देने हैं उनको लेकर भी वहाँ पे होगा। विधायकों की मीटिंग भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब क्योंकि ब्रजमोहन अग्रवाल यहाँ मंत्री थे, के पास काफी विभाग थे, तो उनसे जाने को एक तो उपचुनाव विधायकों का तो होगा ही, साथ ही साथ चूंकि वो मंत्री रहे थे तो अब उनके मंत्रिमंडल का भी वहाँ पे दोबारा से चुनाव किया जाएगा। तो इसको लेकर भी कवायद यहाँ पर है कि सभी ने अपने दावे किए हैं, सभी विधायकों के यहाँ पे समीक्षा की जाएगी। जो दावेदार हैं, जिन्होंने किस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान जिन्होंने क्या कार्य किया है, कितनी मेहनत उनकी रही है, उन सभी चीजों की समीक्षा की जाएगी। और उसके बाद ही है जो शायद सरकार जो है वो कुछ प्रबल दावेदारों को दक्षिण के लिए भी वहां पर चुनेगी, और साथ ही साथ जो 2 मंत्री बनाए जाने हैं उनके लिए भी विधायकों को उसी बेस पे चयन किया जाएगा कि उन्होंने लोकसभा का क्षेत्र में कितना कार्य किया, सरकार बनने से 6 महीने के दौरान उनके क्या सफलताएं रही, उसके आधार पर ही फैसला लिया जाएगा। कुलभूषण बने रहेगा हमारे साथ, और सीधा रुख करूंगा विवेक शाही का। विवेक, कम शब्दों में जाना चाहूंगा, जिस तरीके से मोदी कैबिनेट में 11 मंत्रियों को जगह दी गई उत्तर प्रदेश से, लेकिन ब्राह्मण कोटा भी कम नजर आ रहा है। महेंद्रनाथ पांडे चुनाव हार गए, अजम टेरी चुनाव हार गए, सिर्फ जितेंद्र प्रसाद को जगह दी गई है। कैसे देखेंगे? ब्राह्मण बाहुल्य राज्य कहा जाता उत्तर प्रदेश। विवेक अनम्यूट कीजिए अपने आप को। विवेक आपकी आवाज नहीं मिल रही है, अनम्यूट कीजिए। तो देखा आपने, मोदी 3.0 की हकीकत अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से हमने जानने की कोशिश की। असी कर्मी जो है हमारे साथ अलग अलग शहरों से हमारे साथ, हमारी सहयोगी राजधानी भोपाल से हमारी सहयोगी शबाना, बात किया है लखनऊ से विवेक शाही, और बात किया है रायपुर से कुलभूषण ठाकुर हमारे साथ थे। अलग अलग शहरों से जो है हमने
प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की है कि इस मोदी कैबिनेट के विस्तार के बाद क्या कुछ माहौल, क्या कुछ प्रतिक्रिया, क्या कुछ सियासी समीकरण नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश 3.0 में बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ।